हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मेहनत बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मंजिल आसानी से नहीं मिलती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत जो होती है बच्चों, कंटिन्यूटी यानी कि जिसको कहते हैं लगातार। ठीक है बच्चों, यानी लगातार मेहनत करनी पड़ती है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों। ठीक है, आइए आज हम सीखते हैं एक नए चीजों में। ठीक है, जो कि हम लोग इसके पहले जान चुके हैं पहले लेक्चर में। अब ये आपका सेकंड लेक्चर है जो कि हम लोग जानकारी करेंगे बेटा मासा और लासा, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, मासा का मतलब होता है बेटा कि महत्तम समापवर्तक और लासा मतलब यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या समझते हैं बेटा, HCF और LCM। क्या जानेंगे बेटा, HCF और LCM। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसको क्या और भी संबंध देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, दो संख्याओं के मासा और लासा में संबंध। हेलो, क्या है बेटा, दो संख्याओं के मासा और लासा में संबंध की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है कि दो संख्याओं के मासा और लासा यानी मासा और लासा का जो गुणनफल होता है, जो संख्या होती है यानी उन संख्याओं के गुणनफलों के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो संख्या दी रहती है बच्चों, ठीक है, उन संख्याओं के गुणनफलों के बराबर होता है। यानी अगर इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझ ले बेटा, अर्थात के रूप में, यानी HCF यानी जिसको बोलते हैं मासा और LCM जिसको बोलते हैं बेटा लासा, यानी कि HCF यानी मासा गुणे लासा बराबर जो होती है बेटा, ये होती है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, अगर प्रथम संख्या को A से और द्वितीय संख्या को बच्चों अगर B से हम लोग डिनोट करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है बच्चों, ये आता है HCF गुणे LCM बराबर A into B। ठीक है, मुझे आशा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए बच्चों एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, जैसे एक संख्या हमारे पास है बच्चों 140। ठीक है, 140 का हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आइए सीखते हैं बच्चों। ठीक है, 140 ले लेंगे, ऐसे आप बॉक्स बनाइए। ठीक है, संख्या को आप काटेंगे यानी कि छोटी संख्या से लेकर के इसको कट करने की कोशिश करेंगे, जिससे 2 से, यानी 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा हम ले जाएंगे 14 में, यानी 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, ऐसे आपका हो जाएगा 2 से फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 5 सत्ते 35, यानी 7 एकन्यम 7। ठीक है, आपने क्या कर लिया, 140 का आपने गुणनखंड कर लिया, दो बार आया है, यानी 2 के घात 2 रहेगा, 5 रहेगा और 7 रहेगा, लास्ट में 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, और भी संख्या हम लोग जैसे मान लेते हैं 156 है, इसका भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, 156 का सेम वही तरीका है, 2 से कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। ठीक है, 3 एकन्यम 3, 3 त्रिका 9, लास्ट में 13 आ जाएगा, यानी 13 एकन्यम 13। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा 156 का, तो 156 का गुणनखंड जो आ गया है, ये आ गया 2 और 3 आपका 2 बार आया, यानी 3 के घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां शायद गलती हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 156 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 156 का करेंगे, ये आपका 2 से करने वाला है। ठीक है, ओके, यानी 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से आपका फिर दोबारा हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, फिर 3 से कटेगा बेटा 3 एकन्यम 3, 3 त्रिका 9 और लास्ट में 13 एकन्यम 13। ठीक है, यानी हमारे पास 156 का जो गुणनखंड मिल गया है, ये 2 के घाते 2 मिल गया और 3 मिल गया और लास्ट में क्या मिल गया है 13। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या अगर आ जाती है, किसी भी संख्या का अगर हमको गुणनखंड करना हो तो बड़े आराम से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो एक संख्या और हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 2 संख्या लेते हैं, एक आपका 3825 ले लेते हैं और दूसरा हम लोग लेते हैं 5005। ठीक है, चलो, यानी कि यहाँ पे जो है एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 3825, जो कि
कि मान लेते हैं तीसरा रहेगा, और एक हम लोग ले लेते हैं बेटा चौथा रहेगा, यानी 5005। ठीक है, यानी ये संख्या हम लोग लेते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए ओके, आइए सीखते हैं बेटा। थोड़ा सा बड़ा है, उससे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे इसको बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 2 से संख्या कटने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट में क्या है बेटा, विषम संख्या है, क्योंकि 2 से संख्या कब कटती है, जब संख्या आपकी क्या होती है बच्चों, सम संख्या होती है। ठीक है, यानी 2 से कटने वाली संख्या, यानी 2 से अगर भाग देते हैं तो सम संख्या होती है, तभी 2 से बच्चों कटती है। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा 3 में ले जाएंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 बचे 15। हाँ आ जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। चलिए 3 से कर लेते हैं, 3 एक 3 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हुआ, 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 22 है, मतलब 2 मिलाकर 22 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, और 3 बचे 15। 3 से संख्या कट। ठीक है, ला फिर दोबारा जो है 3 से काटते हैं, 3 चौक का 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ठीक है, अब देखिए शायद 3 से नहीं कटेगा, 3 एक 3, ठीक है, 3 चौक का 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग काटेंगे बेटा 5 से, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 से भी नहीं कटेगा, बिकॉज आप लोग जानते हैं बेटा कि 2 से अगर संख्या नहीं कटती है तो 4 से भी नहीं कटने वाली। ठीक है, तो 5 से काट लेंगे बेटा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौगुन 25। ठीक है, ओके, फिर 5 से आपका कट जाएगा, 5 करने 5, 5 सत्ते 35, तो लास्ट में 17 करने 17। ठीक है, तो हम लोग जान सकते हैं बेटा 3825 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं, यानी 3825 का क्या मिला है बेटा, 3 2 बार मिला है, 3 की घाते 2, 5 2 बार मिला है, और लास्ट में क्या मिल गया बेटा, 17 मिल गया। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं बेटा कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, आप लोग क्या करिए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब संख्या जो है आपकी 5005 है, जाहिर सी बात है, यू नो दैट, आप लोग जानते हैं लास्ट में 5 है बेटा, 2 से तो कटने वाली नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं बेटा कि 2 क्या है, एक सम संख्या है, और जब तक सम संख्या नहीं आती है तब तक आपकी 2 से कोई संख्या नहीं कटती है। ठीक है, बाकी 3 से हम लोग ट्राई कर लेते हैं, 3 एक 3 हुआ। ठीक है, बचा कितना, 2 हो गया, यानी 20 हो गया, 3 6 18, 2 हो गया, यानी 20 हो गया, 3 6 18, यानी 2 बचा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट संख्या जो कटेगी बेटा 5 से कट जाएगी। ओके, यानी 5 करने 5, 5 शून्य शून्य, 5 करने 5। ठीक है, यानी 1001 आ गया, क्या आ गया बच्चों, 1001 आ गया। ठीक है, अब आगे जो है अगर हम लोग देख लें तो ये संख्या किससे कटने वाली है बेटा, 11 से कटेगी। ठीक है, यानी कि 5 से 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, यानी संख्या जो कटने वाली है ये कटने वाली है 11 से। ठीक है, 7 से भी कर सकती है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं 7 से। ठीक है, 7 से देखते हैं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 से देखेंगे, यानी 7 एक 7 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना बच्चों, ये बचेगा 3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 एक 21 कट जाएगा। ठीक है, यानी 7 एक 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, यानी ये संख्या किससे कट गई बेटा, 7 से कट गई। ठीक है, उसके बाद ये संख्या किससे कटने वाली है, ओके, आगे अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो ये संख्या कट जाएगी आपका 13 से। ठीक है, किससे कट जाएगी, 13। ठीक है, और भी देख लेते हैं, हाँ ठीक, 13 से कट जाएगी, 13 से काटेंगे, यानी 13 करने 13 और 13 करने 13, यानी 11 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 11 से काटेंगे, 11 करने 11 और 11 तिहाई 33, और लास्ट में 13 करने 13। ठीक है, ओके, थोड़ा सा सीरियल वाइज काटेंगे जिससे आपका ये आसानी रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड मिल गया है बच्चों, ये 5 गुणे 7 मतलब आपका 11 गुणे 13। ठीक है, यानी ये हमको प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कि आप अभाज्य गुणनखंड बहुत आसानी तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी आगे हम लोग जानकारी करते हैं क्या चीजें हैं। तो देखिए बच्चों,
एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, इसका क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और ये भी आपको बताना है कि ये जो दो संख्या दी गई है इसका जो गुणनफल है बच्चों वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, आइए हम लोग जो है इसको सीखते हैं कैसे ये क्वेश्चन लगने वाला। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बच्चों, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2691 का हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए 26 का कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपका 2 × 2 2 × 6 यानी 13 × 13 आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया बेटा 26 का। 26 का क्या मिल गया बच्चों, 2 × 13 मिल गया। ठीक है, और ऐसे हम लोग 91 का यानी 91 का कर लेंगे, तो ये आपका जो है 7 से कट जाएगा यानी 13 × 7 = 91। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, 13 × 13 यानी आपने जो 91 का कर लिया, 91 का कर लिया बच्चों, ये आपका 7 × 13 कर लिया। ठीक है, ये क्या कर लिया बच्चों, 7 × 13 कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, आपने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिया, लेकिन अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब जो दो संख्या दी रहती है बेटा, दोनों में कॉमन फैक्टर देखा जाता है। हेलो, क्या देखा जाता है बच्चों, कॉमन फैक्टर देखा जाता है। अब जैसे इसमें देखा जाएगा 26 का आपने गुणनखंड कर लिया, 2 × 13 आ गया। 91 का आपने गुणनखंड कर लिया बच्चों, ये आ गया आपका 7 × 13 आ गया। अब देखेंगे इसमें जो है दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारा एचसीएफ क्या आ गया बेटा, 13 आ गया। बात आती है बेटा एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, दोनों में जो कॉमन रहता है उसको तो लिखते रहते हैं, बट उसके अलावा जो बचा रहता है, जो संख्याएं बची रहती उसको भी इसमें हम लोग लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिससे दोनों में कॉमन क्या था बच्चों, 13 था। अब बचा कौन था, 2 और 7 बचा था, यानी 2 और 7 इसका भी हम आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे गुणा कर लेते हैं, 13 × 7 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 × 42 और हासिल 2 4 हो जाएगा, यानी 14 × 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे, यानी 182 हो जाएगा। ठीक है, यानी एलसीएम हमें जो मिल गया बेटा वो आपका मिल गया 182 मिल गया। ठीक है, आगे हमको ये कह रहा है बेटा कि जांच कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन सी है बच्चों, ये आपका 2691 है। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब 26 और 91 का जो गुणनफल है यहां पर लिख लेते हैं जांच। ओके बच्चों, यानी 26 और 91 का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया बेटा, वो आपका 13 आ गया है, और एलसीएम जो हमारा आ गया है वो 182 आ गया। ठीक है, चलिए 26 और 91 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ कहीं साइड में। ठीक है, 91 का हम लोग 26 में गुणा कर लेंगे, 6 × 6 6 × 9 54 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 × 2 और 2 × 9 18। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2 यानी 23 6 आ गया। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं। 6 × 6 9 54, 2 × 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2। ठीक है, यानी इधर आ गया 23, कितना आ गया 6 6। उधर हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों, यानी 182 का गुणा किस में करना बच्चों, 13 में करना। चलिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 8 24, 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 × 3 2 5 यानी 1 2 2 1 8 में 1 1 कहने में, यानी 6 आया, 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2 यानी 23 66। यानी इधर भी जो बच्चों आ गया 23 66 आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में, यानी एलसीएम मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलएचएस और आरएचएस, दोनों साइड आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों साइड बराबर आया। इसका मतलब हमारा जो जांच था वो सही हो गया। तो यहाँ पर हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, या सिद्ध भी, या जो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें हम लोग समझ गए। ठीक है, आगे एक संख्या ले लेते हैं 510 और 5। ठीक है, एक संख्या क्या है बच्चों, ले लेते हैं 510 और 5। ठीक है, अब इसका भी हम लोग सेम तरीका अपनाएंगे जो कि आपका सेम क्वेश्चन आपका है। चलिए हम लोग ले लेते हैं बच्चों 510 और क्या ले लेते हैं
92। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी का सेम आपको जो प्रोसेस आपका ये कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, 510 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से करने वाला संख्या, चलिए 2 दूना 4, एक बचा आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा बेटा, 5 से। 5 25, 5 कन्या 5। ठीक है, 5 25 और 5 कन्या 5। अब ये किससे कटने वाला है बच्चों, ये आपका चेक कर लीजिए। ठीक है, 3 से भी हो सकता है कट जाए, वैसे आपका ये 3 से भी कर सकता था। 3 और 24, 3 से पहले इसको काट देते हैं। ठीक है, थोड़ा क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। यानी कि 3 और 24 और 3 बचे 15। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगी। यानी 5 एकन्ने में 5 और 3 बचेगा, 5 7 35, तो लास्ट में 17 एकन्ने 17। ठीक है, यानी आपने जो 510 का गुणनखंड कर लिया बेटा, वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या मिल गया बच्चों, 17 मिल गया। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग 92 का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, 92 का। 2 से करने वाला है, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 23 से करने में कितना आ जाएगा बच्चों, 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 से करने में 23। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम 92 का देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 गुणे कितना मिल गया बच्चों, ये आपका 30 मिल गया। ठीक है, 2 गुणे कितना मिल गया, 23 मिल गया। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौका 8 9 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि 30 से करने में 30, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अगर एचसीएफ निकालना बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या, दोनों में कॉमन अगर देखा जाएगा 2, तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आने वाला है, 2। बाकी अगर हमको एलसीएम निकालना, क्या निकालना बच्चों, एलसीएम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना, तो जो कॉमन रहेगा बच्चों उसको तो हम लोग लिख लेंगे, और जो बचा रहेगा उसको भी अलग से हम लोग राइट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तो मैंने लिख दिया, बाकी आपका इसमें बचा 3 5 17, इसमें 2 और 23, यानी 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, और लास्ट में आपका 2 गुणे 23 बच गया। 2 गुणे क्या बच गया है, 23 बच गया। ठीक है, यहां से आपका एलसीएम, चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं बेटा। 2 3 6, 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ पे 30 मिल गया, गुणे 17 मिल गया, और लास्ट में जो है 23 गुना कितना मिल गया बच्चों, 46 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो 17 से कितना हो जाएगा बच्चों, 51 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, यानी 510 का 46 में गुणा करने के लिए रफ कार्य कर लेते हैं हम लोग। चलिए रफ कार्य कर लेंगे, यानी 6 0 0 और 6 कन्ने 6, 6 पंचे 30 आ जाएगा। ऐसे सेम एज इट इज 4 0 0, 4 कन्ने 4, 4 पंचे 20, यानी यहाँ 0 हो गया, 6 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, यानी 2 3 4 6 0। ठीक है, यानी यहाँ पे मिल गया बेटा 2 3 4 6 0, जो कि हमें क्या मिल गया बेटा, एलसीएम मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया बच्चों, एलसीएम मिल गया, यानी कि ये आपका एलसीएम प्राप्त हुआ। अब सेम वही तरीका अपनाना है, जांच के लिए करना है। अब जांच के लिए क्या करना है, यू नो दैट, आप लोग जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, चलिए तो 2 संख्याएं हमारे पास कितनी है बेटा, 510 है और 92, इनका गुणनफल कर लीजिए। एचसीएफ हमारे पास 2 आया और एलसीएम हमारे पास कितना बच्चों आ गया, 23, और कितना आ गया है, 4 से 0। ठीक है, इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये जो रफ कार्य किए थे इसमें से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, 92 का करते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 2 0 0, 2 1 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर हम लोग गुणा क्रॉस करके 9 0 0 और 9 1 9, 9 बचे 45, यानी 0 हुआ, 2 हुआ, 9 हुआ, 5 1 6 हुआ, 4 हुआ, यानी 46 920 आ गया। यानी इधर संख्या मिल गई 46 920। उधर अगर हम लोग देखेंगे बेटा, चलिए कर लेते हैं, सेम वही मिलने वाला है। आप चेक कर लीजिए, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, यानी आरएचएस और एलएचएस में संख्याएं क्या है, बराबर है। इसका मतलब जांच करने पर सिद्ध हो गया है, तो यहाँ पर कर सकते हैं बेटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका ये चीजें सत्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो बहुत आसान तरीके से, बहुत आप इजी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रश्न और हमारे पास है बच्चों, ये है बेटा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, 12 15 21, और दूसरा हमारे पास है 17 30 29। ठीक है, ओके, तो इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले अभी आपने देखा है
कि दो संख्याएं थी उसका आपने देखा था, यहाँ पे तीन संख्याएं आ गई। ठीक है, चीजें आसान है, सभी का अलग अलग हम लोग गुणनखंड कर लेते बेटा। 2 का 12 का करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक अन्य 3। ठीक है, आपने 12 का गुणनखंड कर लिया बच्चों। ठीक है, 2 के घाते 2। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, थोड़ा सा ये आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे सेम एडिटीज हम लोग 15 का कर लेंगे बच्चों। 3 से कट जाएगा यानी 3 पचे 15 यानी 5 करने 5, यानी 15 का क्या मिल गया बच्चों, 3 गुणे 5 मिल गया। ठीक है, और लास्ट में हम लोग 21 का कर लेंगे बच्चों, यानी कि 3 सते 21 हो जाएगा, 7 करने में कितना हो जाएगा 7, यानी 21 का अगर देखा जाएगा तो 3 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब एचसीएफ क्या होता है, आपको पता है कि तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तीनों में क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन कहां पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका है। ठीक है, यानी एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, ये आपका 3 निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद इसी का अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, इसी का क्या ज्ञात करना बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन रहेगा तो उसको लिखेंगे ही, और प्लस आपका जो बचा रहेगा उसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, जो बचा रहेगा उसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब जैसे कहने का मतलब यहाँ क्या लिखा बचा है आपका 2 के घाते 2, यानी 2 गुणे 2 बचा है, यहाँ पे आपका 5 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है 7। इसका गुणा कर लेते हैं बच्चों, यानी 3 चौके 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 7 छक 42 यानी कि 420 आ गया। ये हमारा क्या आ गया बच्चा, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर 3 अंकों का हमको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो बहुत इजी तरीके से आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसका अगर हम लोग करते हैं तो 17 का जाहिर सी बात है, 17 का क्या होगा बेटा, 17 एकम 17, यानी 17 से ही कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। 23 का भी यही काम होगा, यानी 23 एकम 23 हो जाएगा। लास्ट में अगर 29 की बात करते हैं बेटा तो 29 का भी यही होगा। ठीक है, यानी 17 का जो निकल के आया, ये निकल के आया बेटा 17 गुणे 1, 23 का 23 गुणे 1, और 29 का बच्चों यानी कि 29 गुणे 1। ठीक है, अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें, इसकी बात करें एचसीएफ, तो एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन केवल 1 है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकल गया बच्चों, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और एलसीएम अगर निकालना होगा तो एलसीएम क्या करेंगे, यानी जो कॉमन रहेगा, कॉमन आपका 1 है, बाकी जो बचा रहेगा उसका भी आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे बेटा, यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा बेटा 29। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये काम आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका काम आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो तो बहुत आसानी तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन और हमारे सामने आ गया है कि एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया गया है बच्चों, ये 9 दिया गया है। हमें एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसी संख्या का एचसीएफ दे दिया है और इसी संख्या का बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेटा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कहने का मतलब जो हमारा एचसीएफ और गुणे एलसीएम जो होता है ये क्या होता है बेटा, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी a इंटू बी के बराबर होता है। दो संख्या हमारे पास प्राप्त है, चलिए ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ दे दिया तो एचसीएफ के स्थान पे यहाँ पे 9 लिख देंगे, एलसीएम हमको पता नहीं, एलसीएम के स्थान पे एलसीएम ही लिखेंगे। दो संख्याएं हमारे पास है 306 और 657। ठीक है, जो एज इट इज आपको ए और बी के स्थान पे हम आसानी से इसको रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 306 गुणे 657, और यहाँ पे 9 देखिए गुणा में है, इधर किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, ये कट गया। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, यानी 34 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, 657। ठीक है, यानी इसका जब गुणा कर लेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग बड़े आसानी से, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बहुत बड़े आसानी से हम लोग एलसीएम हो या आपका एचसीएफ हो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन और हमारे सामने आ गया बच्चों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको IMP कर दीजिए। ये कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इजी तरीके से हम आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसको हल की बात करें तो आप लोग जानते हैं बेटा कि 6 की पावर n जो लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणे 3 की पावर क्या लिख सकते हैं बेटा, n लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा ये बताइए बच्चों, 0 पर समाप्त होगी कैसे? जब इसका आप देखेंगे यानी कि जो 6 लिखा है इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 अगर मिलता है, यानी 2 और 5 का गुणनफल मिलता है, तभी यहाँ पे 0 मिल सकता है, यानी कि 10 लास्ट में 0 मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है, क्या कभी 2 और 3 का गुणा जो होगा कभी 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त करना हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 का गुणा जरूर होना चाहिए। समझ आ रहा ना, यानी 5 का गुणा जरूर होना चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं कि बेटा कि यहां पर यह संख्या, यहां पर लिखेंगे कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है क्योंकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में नहीं है, तो इस प्रकार से हम जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा इस प्रकार से तो बड़े आराम से हम लोग क्या समझ जाएंगे कि अगर ये 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप में अगर ये संख्या रहेगी तो 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो मुझे आशा है बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और क्या करिए, इसी प्रकार से आप अगर मैथ का क्वेश्चन है यानी कि आगे आप इस प्रकार से क्वेश्चन को समझने के लिए और क्लास 10th की कंटिन्यूटी आप मैथ की पढ़ाई करने के लिए आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे वीडियो आपको कंटिन्यूटी मिलता रहेगा और आप आसानी से हाई स्कूल में यानी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा सा मार्क ला सकते हैं, यानी कि आप यूपी टॉप या जो भी है जिला टॉप भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।